नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी इस वक्त अपने सबसे अहम सियासी पड़ाव पर हैं। बंगाल में सत्ता बचाने के लिए वो लगातार सभी वर्गों को लुभाने में जुटी हैं। पहले बांग्ला कार्ड, फिर मुसलमानों के लिए राहत पैकेज और अब दुर्गा पूजा के बहाने हिंदुओं पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। उनकी बदलती रणनीति से साफ है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता का विरोध तेज हो चुका है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वो पहले ही चुनाव आयोग के साथ दो दो हाथ कर रही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ और वोट चोरी के आरोपों का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही टीएमसी में भी उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद ममता के लिए अपनी कुर्सी बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सब के बीच बीजेपी क्या कर रही है? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है अमित शाह की रणनीति? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी क्या कर रही है, उसका क्या प्लान है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी जो होगी, रणनीति होगी, उसी के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी रणनीति अपनी बनाएगी। क्योंकि सत्ता में ममता बनर्जी है, एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी का इस्तेमाल ममता बनर्जी के खिलाफ कैसे की जा सकती है, जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रही हैं, उनके बीच ममता बनर्जी की असलियत कैसे बताई जा सकती है, और जो इलाके ममता बनर्जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कुछ छीने थे, उसको रिगेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति बनानी है। और फिर दूसरे स्तर पर यह भी देखना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा, चुनाव आयोग की कार्रवाई होगी और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बिहार से बड़ा बवाल पश्चिम बंगाल में होगा। तो उन परिस्थितियों में चुनाव आयोग के खिलाफ जो ममता बनर्जी की रणनीति होगी, चुनाव आयोग पर आरोप लगेगा, वहां जो फर्जी वोटर फिर से बनाए जाएंगे, मशीनरी का उपयोग किया जाएगा, ये स्टेट मशीनरी का, स्टेट के उन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है जो कि ममता बनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं 2011 के बाद से। और इसीलिए जब एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक सर्वे करवाने की बात हुई, तो उसी समय एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कर्मचारी ममता बनर्जी के और एक जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गया था ये 5 कर्मचारी फर्जी वोटिंग में मिले जुले उनके पाई गई और चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ एक्शन के लिए ममता बनर्जी की सरकार के साथ टकराव मोल लिया। तो ये सारी स्थितियां ममता बनर्जी के लिए है, उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी उनके समर्थन में भी कुछ चीजें जा रही है। नॉर्थ बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहले मजबूत स्थिति हुआ करती थी, पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ी कमजोर हुई। और पिछले लोकसभा चुनाव में एक और बात मानी जा रही थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कुछ बयान थे, जेपी नड्डा ने भी कुछ बोल दिया था कि हमारे पास अब बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए संघ के संगठन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। थोड़े से समस्याएं आई थी, भले ही ऊपर के लेवल पर इन लोगों ने चुनाव से पहले मैनेज कर लिया हो, लेकिन नीचे के लेवल पर जो ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर होते हैं, जो संघ के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उनके दिमाग में, उनकी सोच में ये नहीं रहता कि वो आगे जाकर संघ से जुड़े हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और फिर वहां पर राजनीति करेंगे। हर संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति राजनीति नहीं करता, बल्कि वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है और वैचारिक समर्थन मिलता है, उसके लिए वो काम करता है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करता है। तो ये जो कमजोर कड़ी थी वो तो अब सुलझ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मोहन भागवत के साथ बातचीत की, नागपुर गए, अपने 2014 के बाद प्रधानमंत्री काल के पहली बार नागपुर गए इस चुनाव के बाद, उनके जन्मदिन पर आर्टिकल लिखा अखबारों में, उनकी बातें की। 15 अगस्त के समय संघ की चर्चा की, संघ की बात की, 100 साल हो गया संघ का, तो उसके लिए चर्चा की। अब ये कोऑर्डिनेशन दिख रहा है तो संघ भी एक्टिव है, तो पहला प्लान तो संघ का ही है।
लेकिन राजीव सर, इस बीच बंगाल में कार्यशाला भी हुई थी संघ की, जिसको लेकर काफी बवाल भी किया था ममता बनर्जी। देखिए, अभी तो कार्यशाला हुई है और कार्यशाला की बात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर मोहन भागवत भी पश्चिम बंगाल गए थे, लोगों को एक्टिवेट किया, संघ के पूरे प्रोग्रामिंग की, और अभी आगे ये जो कुछ समय के अंदर पश्चिम बंगाल में 300 रैलियां की जानी है संघ की तरफ से। 300 रैलियां, और वो बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है, महालय के समय में यानी दुर्गा पूजा के आसपास ही ये सारी 300 रैलियां अलग अलग जगहों पर की जाएगी। संघ ने 3 जोन बांटा है और 3 जोनों में एक्टिविटी बढ़ गई है, सेंट्रल जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन। नॉर्थ बंगाल में ऐसे भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा बेहतर रही थी, लेकिन बीच में थोड़े कमजोर स्थिति आई। माचुआ कम्युनिटी ने भी थोड़ा सा ममता बनर्जी का साथ दे दिया। ये दोनों के बीच विभेद था, उनके कई गुट बने हुए थे, कुछ जो गुट थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही और ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को तोड़ा, अपने साथ किया, जिसके कारण थोड़ी कमजोर स्थिति आई। तो इसलिए नॉर्थ बंगाल के अंदर भी संघ के 150 से ज्यादा प्रोग्राम है इस बीच, और तीनों जोन में संघ ने पिछले 15 दिनों में 10-12 मीटिंग की है, हर जगह पर मीटिंग की है, और रैली के साथ रोड शो भी होना है। अलग अलग जगहों पर ये हाउस कमेटी की बैठक भी होनी है, घर पर भी चर्चा होनी है, और संघ अभी से ही पश्चिम बंगाल में इस बात के लिए जुट गया कि कैसे ममता बनर्जी के उस परसेप्शन को तोड़ा जाए कि नहीं नहीं, मुसलमानों का संरक्षण तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदू एलिट क्लास के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं। वो जब भी ऐसी बातें आती है तो उस समय यह अपने आप को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का ब्राह्मण बताने लगती है, ये दुर्गा पाठ करने लगती हैं। तो असली और नकली ममता बनर्जी के भेद को पहचानना चाहिए, उनकी असलियत को सामने रखा जाना है। इस बात के लिए संघ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। तकरीबन 52 संगठन है संघ के, उससे एफिलिएटेड। ये सारे संगठन 52 संगठन जो हैं वो पश्चिम बंगाल में एक्टिव हुए हैं, और उसके अलावा अलग अलग स्टेट में काम कर रहे संघ से एफिलिएटेड संगठन हैं, वो भी पश्चिम बंगाल की तरफ रुख कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल अभियान जब तक शुरू करे, उससे पहले संघ एक तरीका अपना ले कि पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में हिंदुत्व को लेकर वहां के बांग्ला के लोग, और पश्चिम बंगाल में जिसे ये बताया जा रहा है कि देखो बांग्ला के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में तुम्हें तंग किया जा रहा है, उस अवधारणा को तोड़ने के लिए काम करना जरूरी है कि वहां के लोगों को बताओ कि जिन लोगों को घुसपैठिया बताया जा रहा है उसमें अब तक एक भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे राजस्थान में पकड़ा गया हो, गुजरात में पकड़ा गया हो, या फिर दिल्ली में पकड़ा गया हो, किसी जगह पर एक भी व्यक्ति का नाम बताओ जिसे घुसपैठिए होने के संदेह में पकड़ा गया हो और वो डिटेंशन कैंप में हो और उसको वो मुसलमान न हो, हिंदू हो जी। तो ये अवधारणा बनाने की कोशिश संघ के तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है जो कि साउथ बंगाल में ये देख रहे हैं कि अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जो इमिग्रेशन ब्यूरो बनाया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और इमिग्रेशन ब्यूरो भी अपना काम कर रहा है कि घुसपैठियों की पहचान किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जहां 70% मुस्लिम है, मालदा में जहां 35 से 40% मुस्लिम है, साउथ नॉर्थ 24 परगना और साउथ नॉर्थ दिनाजपुर में, उन जगहों पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, जहां पर यह माना जाता है कि ग्रोथ रेट बर्थ रेट के आधार पर नहीं है, बल्कि वहां पर एक रैकेट चलता है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इन क्षेत्रों में बसाता है, और वो एक ध्यान रखता है कि किन क्षेत्रों में कितने लोगों को बसाना चाहिए ताकि उस विधानसभा के और फिर उसके बाद लोकसभा का डेमोग्राफी बदला जा सके। और 35-40% अगर मुस्लिम किसी लोकसभा क्षेत्र में हैं तो फिर हिंदू वोट जो उनके साथ होंगे वो सरप्लस होंगे और एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही ये मुस्लिम वोट करेंगे। तो उसके बाद जो भी पार्टी है भाजपा के अगेंस्ट, चाहे कम्युनिस्ट हो या फिर कांग्रेस हो या टीएमसी हो, तो जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी है
कि 15 से 20% भी अगर हिंदू वोट लाएगा तो 50% का दायरा पार हो जाएगा और उसके बाद वो लोकसभा सीट उस पार्टी के पास जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उसी तरीके से डेमोग्राफी बदली जाती है विधानसभा के अंदर भी कि किस विधानसभा में कितने लोगों को बसाना है। ये जो राहुल गांधी आजकल वोट चोरी कर रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल में पता चलेगा जब ये चुनाव आयोग का एसआईआर शुरू होगा कि कैसे वोट चोरी की गई और जिसके कारण ये कांग्रेस, जो अभी राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कब से सरकार में नहीं है। 32-33 साल कम्युनिस्टों ने शासन किया और जब कम्युनिस्टों के हटाने की बारी आई, जब उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी हुआ, तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लात मार के बाहर कर दिया, अपनी पार्टी बना ली और अब वो सरकार में है 14 सालों से। तो इतने सालों से वो सरकार में है, लेकिन कांग्रेस तो पिछले 40 सालों से वहां सरकार में नहीं है, सरकार बना ही नहीं सकती। लेकिन वहां पर ये वोट चोरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन लोगों को समर्थन मिलता है, चाहे वो टीएमसी की सरकार ही क्यों ना हो, भाजपा की सरकार तो नहीं है। एक राज्य तो भारतीय जनता पार्टी से अलग करके रखे हैं, वहां पर तो कम से कम ये दिखाने को मिलता है कि नहीं ये 18 राज्य 20 राज्य में भाजपा की सरकार है, तो इसमें जो नहीं है उसमें से पश्चिम बंगाल भी है, उसमें से कभी कभी फ्लैक्चुएट होता रहा है, कर्नाटक में तेलंगाना में तो आते जाते रहेगा। लेकिन इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी एंट्री नहीं कर पाई है पश्चिम बंगाल की सत्ता में, तो इसलिए ये लोग वो बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को ये पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो वही फर्जीवाड़ा ममता बनर्जी करेगी, जो कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। 5 कर्मचारी पकड़े गए थे उसी मांग को लेकर, और इसीलिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी मालदा में भी कि वहां पर मेडिएटर पनप रहे हैं, वहां पर आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक एक जगह पर 20-20 हजार लोगों की लाइन लगी है, वकीलों की मौज हो रही है, रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही ये दलाली ले रहा है, तिगुना चौगुना दाम पर ठेके लिए जा रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना देंगे, आवास प्रमाण पत्र बना देंगे। तो ये ममता बनर्जी की सरकार है। जब तक अभी चुनाव आयोग वहां पर एंटर नहीं की है, जब तक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब तक वहां चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी, तब तक पूरी मशीनरी ममता बनर्जी के पास है, उसका गलत इस्तेमाल करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बीएलओ की भूमिका इनके पक्ष में होगी, ममता बनर्जी के कर्मचारी ही बीएलओ बनाए जाएंगे, तो उसी तरीके से बूथ लेवल एजेंट जो हमारे हों वो सुपर एक्टिव हों इस बात के लिए कि एक भी फर्जी वोट ये लोग बनवा न सके। उसके लिए कंप्लेन करना ही पड़ेगा, चाहे कंप्लेन चुनाव आयोग के पास करना पड़े या फिर कंप्लेन का बंडल लेके हाई कोर्ट जाना पड़े, ये करना ही पड़ेगा। तो ये भी दिख रहा है कि उन क्षेत्रों में जहां पर घुसपैठियों के वोटर लिस्ट से नाम हटेंगे तो फिर बैलेंस कैसे चेंज होगा और उन क्षेत्रों में कैसे हम आउटरीच प्रोग्राम बढ़ा सकते हैं। तो ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। संघ और बीजेपी का कोऑर्डिनेशन है इस बार, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये दोनों के लगातार दौरे, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव काफी समय बाद होगा, 2026 में होगा, लेकिन अभी से जितने बिहार दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी, उसके आसपास ही वो बंगाल भी चले जाते हैं और अमित शाह भी ऐसा ही कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बंगाल की टीम के साथ दिल्ली में भी बैठक हुई थी और जिम्मेदारियां तय की जा रही है कि कैसे कैसे हम आगे के चुनाव में अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी इसी बात से डरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चौतरफा घेराबंदी की है, चाहे परसेप्शन को लेकर, साइकोलॉजिकल वार को लेकर, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फोर्स को लेकर, या फिर चुनाव आयोग के एक्टिविटी के बाद जो ममता बनर्जी की आगे की रणनीति होगी उसे कैसे घुसपैठियों की बात करें। इसलिए अमित शाह ने आज कहना शुरू कर दिया कि ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, जो राहुल गांधी की यात्रा थी, और ये घुसपैठिया बचाओ आंदोलन करेगी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही। तो चौतरफा ऐसे घेरने की तैयारी है, जिसमें लगता है इस बार ममता बनर्जी, जो पहले बड़ा गुमान में चल रही थी, 60-70 सीटें अगर इनके असेंबली में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है।
अगर कोई चूक बड़ी नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी से तो इस बार इनको सत्ता से बेदखल करना ही होगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि ये एक चैलेंज है उनके लिए, कि बहुत सारे चैलेंज तो स्वीकार किए और उसको पूरा भी कर लिए। दिल्ली में बड़ा चैलेंज था अरविंद केजरीवाल को हटाना, उसमें भी हटा दिया। तो अब तो पश्चिम बंगाल एक है, त्रिपुरा जैसे राज्य में जहां कम्युनिस्टों की लाल सलाम का चलता था और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाल किला तोड़ा, भगवा फहराया। तो अब पश्चिम बंगाल एक चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है। ममता बनर्जी की परेशानी इसलिए बड़ी है क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संघ दोनों पूरी ताकत लगाएगी पश्चिम बंगाल में, और इस बार 77 सीटों पर नहीं बल्कि 150 सीटों पर जाकर रुकेगी। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में ममता की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से टीएमसी चीफ को घेरा है उससे साफ है कि बंगाल में अब बीजेपी का दबदबा बढ़ने वाला है और इसके साथ ही ममता की विदाई भी तय मानी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।